ओके, सो दिस मूवी इज फुल ऑफ सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और थ्रिल से भरी ये मूवी बेस्ड है इस क्यूट सी लड़की पर जिसको उसी का एक नेबर मार डालता है, पर किसी को भनक तक नहीं लगती कि उनके नेबर में एक सीरियल किलर रह रहा है। कहानी की स्टार्ट में हमें योंसू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के बाहर अपनी मॉम का वेट कर रही होती है ताकि वो उसे पिक कर ले, पर इसे कॉल आती है कि वो इस वक्त उसे लेने के लिए नहीं आ सकती और इस बीच बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए वो अकेले ही आने लगती है और रास्ते में इसी के कॉलोनी का एक पर्सन इसी कार में बैठा लेता है घर ड्रॉप करने के बहाने। और जब ये घर में एंटर करती है तो ये बारिश से बुरी तरह से भीगी होती है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और इसके घर में एंटर करते ही इसकी मॉम बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि योंसू एक हफ्ते पहले ही मर चुकी होती है और पिछले एक हफ्तों से वो इसी वक्त स्कूल से घर आ रही होती है इन दिस सेम कंडीशन, जिससे उसकी मॉम बुरी तरह से डर जाती है कि अगर वो उस दिन उसे लेने के लिए गई होती तो शायद वो हादसा नहीं हुआ होता और मे बी इसीलिए योंसू बार बार उस घर में आ रही है उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने। और कहानी यहाँ से 10 दिन पहले शिफ्ट होती है जब योंसू मरी नहीं थी और न्यूज में हमें एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जो कि हर 10 दिन में एक पर्सन को मार रहा होता है। और सीन के शिफ्ट होने पर हमें सियांग रियो नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप में बैग खरीदने आया होता है और यही वो किलर होता है जो कि लोगों को मार रहा होता है और उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये बैग का यूज करता है। और इस बारी वो योंसू को मारने वाला होता है जिसे उसने ऑलरेडी किडनैप करके रखा होता है। और अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली होती हैं। पहला ये कि ये किसी भी पर्सन को मारने से पहले एक बैग जरूर खरीदता है ताकि ये उसकी बॉडी को ठिकाने लगा सके। एंड द सेकंड थिंग इज ये उस पर्सन को मारने वाले दिन पिज्जा ऑर्डर करता है और ये दोनों ही बातें उसे पकड़वाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। और ये योंसू को मारकर एक जगह पर फेंक आता है और जब ये शॉप ऑनर अपने सेल किए हुए बैग को न्यूज में देखता है तो उसे 100% यकीन हो जाता है कि उसके पीछे वही आदमी हो सकता है और ये पुलिस में कॉल लगाने लगता है। बट इसी वक्त उसकी वाइफ उसे रोक देती है ये कहते हुए कि वो क्यों पुलिस के मामले में पड़ना चाहता है और अगर ये पकड़ा गया तो इनके शॉप का क्या होगा। उनके शॉप पर कोई भी कस्टमर नहीं आएंगे, जिससे ये डरते हुए पुलिस को कॉल नहीं करता। और साथ ही इस मर्डर न्यूज को एक और पर्सन भी पढ़ रहा होता है और इसका नाम होता है सैंगयोन, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय जो कि उस किलर को हर 10 दिन में पिज्जा डिलीवर कर रहा होता है एज पर हिज ऑर्डर। और ये 10-10 दिन में मर्डर होने वाली बात को लेकर इसके मन में भी शक होने लगता है कि ये दोनों ही चीजें एक ही दिन कैसे हो रही हैं, व्हाट इज द रिलेशन। और इसका ये डाउट आगे चलकर किसी को मरने से बचाएगा। अभी के लिए योंसू की मॉम उस स्पिरिट से काफी ज्यादा डरी हुई होती है जिससे उसका हस्बैंड इस पर काफी गुस्सा करता है कि वो कैसी माँ है जो कि अपनी ही बेटी से डर रही है और ये उसे फोर्सफुली योंसू के रूम में लेकर जाता है टू प्रूव कि ये सब सिर्फ उसके मन का भ्रम है और कुछ नहीं। और यहाँ पर हमें अब बाकी के कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि ओवर द टाइम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसे कि ह्योंग मो जो कि वसूली का काम करता है लोन को रिकवर करने का और इसके मारपीट की वजह से इस पर 7 से भी ज्यादा केसेस लगे होते हैं और योंसू को मारने का सबसे पहला शक इसी पर जाता है और पुलिस इसको रास्ते में ही धर लेती है ताकि इसे भागने का मौका ही ना मिले और इसके डीएनए और फिंगरप्रिंट्स लेकर इसे जाने देते हैं विद सजेशन कि ये लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहे। पर यहाँ से निकलते ही वो एक पर्सन की जबरदस्त धुलाई कर देता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए और ये पर्सन होता है उसका मामा। और पैसे रिकवर करना तो बस एक बहाना होता है, असल में ये अपनी खुन्नस निकाल रहा होता है कि ये उसकी माँ के मरने पर भी उसे देखने नहीं आया और इसके इस मारपीट वाले नेचर का इस्तेमाल वो किलर करेगा उन सभी मर्डर्स का इल्जाम इस पर लगाने के लिए। अभी के लिए हमें 2 और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक होता है उस बिल्डिंग का वॉचमैन एंड द अदर वन इज क्योंग ही जो कि उस सोसाइटी की हेड होती है और इसकी बेटी एग्जैक्टली योंसू जैसी ही दिखती है, बस वो ग्लासेस का यूज करती है और थोड़ा सा हेयर स्टाइल डिफरेंट होता है, पर इसका भी नाम योंसू ही होता है। और क्योंग ही इस वॉचमैन से कंप्लेन करती है कि वो काम के वक्त कहाँ गायब हो जाता है और साथ ही उस सोसाइटी के लोग भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कोई बचा हुआ खाना वहाँ पर फेंक रहा है और ये उसे नजर रखने के लिए कहती है कि वो ध्यान रखेगी कौन इस खाने को फेंक रहा है। इसीलिए ये अलग अलग गार्बेज बैग की तलाशी लेने लगता है और इसे एक बैग में वही सेम फेंका हुआ खाना मिलता है और साथ ही बाकी के और सामान में उस पर्सन का नाम जिसने उस गार्बेज को वहाँ पर डाला होता है। और ये उस लिफाफे को लेकर उस किलर के अपार्टमेंट में जाता है ताकि उसे ब्लैकमेल करके कुछ पैसे ऐड सके
और उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ पीने के लिए दे दो और मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा कि ये कचरा तुमने वहाँ पर फेंका था। जिस पर ये किलर उसे जाने के लिए कहता है कि तुम मुझे तंग मत करो, जिस पर ये उस लिफाफे को वहीं पर ओपन करने लगता है और इस लिफाफे के अंदर से निकलता है योंसू का ड्रेस, जिससे वो किलर इसका भी काम फिनिश कर देता है। और इसी वक्त आ जाती है योंसू की मॉम, जो कि उस ब्लड को देखकर काफी डर जाती है, पर ये उस ब्लड को छुपाने के लिए वहाँ पर रेड वाइन की बोतल को तोड़कर साफ कर रहा होता है ताकि किसी को भी उस मर्डर के बारे में पता ना चले। पर उस वॉचमैन का मोबाइल जब इसके रूम के अंदर बजता है तो इसे भी उस पर शक होने लग जाता है। और हर रात की तरह इस रात भी योंसू अपने घर आती है इन द सेम कंडीशन, जिससे हमें उसकी मेमोरी की कुछ झलकें देखने को मिलती है कि कार में इसके साथ आने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में एंटर करने ही वाली होती है कि ये पर्सन उसे ये कहते हुए रोक लेता है कि वो उसकी हेल्प करे उसका दरवाजा ओपन करने में, और दरवाजे के ओपन होते ही ये उसे अपने रूम के अंदर खींच लेता है। तो वहीं प्रेजेंट टाइम में ये पर्सन उस केस की डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होता है एक वेबसाइट पर, और कुछ क्राउड की फुटेज में ये एक कैब को नोटिस करता है जो कि उसने कहीं ना कहीं पर देखी होती है, और इसे फिर से पिज्जा के लिए कॉल आता है फ्रॉम द सेम एड्रेस, और इसी घर में ये वही कैब को फिर से देखता है, जिससे इसका शक और भी स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। तो वही ये उस वॉचमैन की बॉडी को डिसेंबल करने लग जाता है और नेक्स्ट डे बैग लेने के लिए फिर से उसी शॉप में जाता है, जिससे इसका भी शक बढ़ने लग जाता है और ये झूठ मूठ की कॉल करने का नाटक करता है और इंटेंशनली योंसू का नाम लेता है जस्ट टू सी कि ये रिएक्ट कैसे करेगा। तो वही उस वॉचमैन के गायब होने पर इसे डबल शिफ्ट करनी पड़ रही होती है, जो कि इसे बिल्कुल भी जम नहीं रहा होता फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए इस शॉप ओनर को इस पर 100% शक हो जाता है और ये डर की वजह से उसके दिए हुए पैसे को गिनता तक नहीं, जिससे ये किलर भी अलर्ट हो जाता है। तो वही योंसू की मॉम एक गैराज में आई होती है अपनी कार को वापस ले जाने के लिए, और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो उस दिन योंसू को लेने के लिए क्यों नहीं गई थी। दरअसल इसने नई कार परचेज की होती है योंसू को सरप्राइज करने के लिए, और ये उससे झूठ बोलती है कि वो उसे पिक करने नहीं आ सकती, जबकि एक्चुअली में ये उसे पिक करने ही जा रही होती है अपने कार में, और इसी कार का हो जाता है एक्सीडेंट, जिसकी वजह से ये वक्त पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। एंड द रेस्ट वी नो। तो वही ये वॉचमैन दिन में इसलिए नहीं काम करना चाहता क्योंकि इसे डर होता है कि कोई इसे पहचान लेगा, क्योंकि इसने 15 साल पहले किसी को मारा होता है और तब से ये पुलिस से बचता आ रहा होता है, और जिसको इसने मारा होता है वो ठीक इसके पीछे बैठा होता है एज अ स्पिरिट, और ये स्पिरिट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आगे चलकर। अभी के लिए ये वॉचमैन इसे कॉल करके पूछता है कि इसके अपार्टमेंट से पानी का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, जिस पर ये उसका फोन काट देता है क्योंकि पानी का इस्तेमाल तो ये किसी और ही चीज के लिए कर रहा होता है। तो वही दरवाजे पर नॉक करती है उस सोसाइटी की हेड, क्योंकि ये उसे एक मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करने आई होती है, बट इसके बहानों की वजह से वो उसके रूम में घुसकर चेक करने लगती है कि क्या ये सच में वहाँ से शिफ्ट करने वाला है। तो वही ये वॉचमैन फिर से उसे कॉल करता है, जिससे उसका फोन गिरकर उस सूटकेस के अंदर चला जाता है। तो वही ये किलर अब इसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही ये कहती है कि ये अपार्टमेंट नंबर 102 में है, वो उसे नहीं मारता, क्योंकि अगर इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई तो सबसे पहला शक इसी पर आएगा, इसीलिए वो उसे नहीं मारता। और कुछ देर बाद ये लेडी भी वहाँ से चली जाती है, और जब ये वापस फिर से बेसमेंट में जाता है तो अपने मोबाइल फोन को उसी सूटकेस के अंदर पाकर इसके गुस्से से बैंड बज जाती है, क्योंकि इसे पता नहीं होता कि कौन सा कोड डालने पर वो सूटकेस ओपन होता है, और उस सूटकेस में होती हैं वो सारे बॉडी के पार्ट्स, मींस कि ये उसे कहीं पर बाहर भी नहीं ले जा सकता ओपन करवाने के लिए, और अगर उसने उस सूटकेस को कहीं पर फेंका तो पुलिस उस मोबाइल की मदद से इस तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ये एक दूसरे नंबर से उस शॉपकीपर को कॉल करता है उस कोड को जानने के लिए, और जब वो बताता है कि 000 डालने पर वो सूटकेस ओपन हो जाएगा तो ये मानता भी नहीं और उसके घर का एड्रेस मांगता है। तो वहीं योंसू की मॉम इस लड़की को देखकर बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली योंसू जैसी ही होती है, और जब ये लड़की उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए आती है तो उसे देखकर ये भी बुरी तरह से डर जाता है कि ये लड़की जिंदा कैसे हो गई। और जब ये वापस जाने लगती है तो योंसू की मॉम ये बात नोटिस करती है कि ये पर्सन उसे कीनली ऑब्जर्व कर रहा है, और वहाँ से जब वो निकलती है तो उसे एक जगह पर पिछले वॉचमैन की ग्लासेस मिलती हैं, और उसको वो इस वॉचमैन को दे देता है, ये कहते हुए कि उसे ब्लॉक 11 बिल्डिंग के पास वो मिली, जिस पर ये स्पिरिट उसे बताता है कि ये तो मिस्टर ह्वेंग का है, उसी सेम वॉचमैन का, और ये पाइप चेक करने के बहाने उसी किलर के अपार्टमेंट में जाता है, एंड ऑब्वियसली ये उसे अंदर आने नहीं देता, ये कहते हुए कि वो वहाँ से मूव करने वाला है और जो भी करना है वो उसके जाने के बाद करना।
जिस पर ये वॉचमैन उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो उसके अपार्टमेंट की कंप्लीट चेकिंग होगी एज पर द रूल, और वो फिर से वापस आएगा उस सोसाइटी के हेड के साथ, जिससे ये डरते हुए दरवाजा खोल देता है। और यहाँ पर इसके रूम का तो बाथरूम ठीक ठाक होता है, बट जैसे ही ये बेसमेंट के बाथरूम को चेक करने के लिए जाता है, सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड और हेयर हर तरफ फैले होते हैं, जिससे ये 100% अलर्ट मोड में आ जाता है और ये किलर उसे मारने के लिए स्क्रू ड्राइवर लेकर आगे बढ़ता है। तो वहीं ये भी उसे मारने के लिए अपना औजार लेकर रेडी होता है कि आज हम मैदान में देखते हैं कौन किसको मारेगा, जिससे ये शायद समझ जाता है कि ये भी एक किलर है और ये पीछे हट जाता है। और इसके जाते ही ये राहत की सांस लेता है कि आज तो मैं बाल बाल बचा। पर ये वॉचमैन पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये खुद पुलिस से बचता आ रहा होता है। तो वहीं ये दूर खड़े उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये आगे क्या करने वाला है। और इसी वक्त अपनी गाड़ी लेकर आता है ह्योंग-मो और इस किलर की अच्छी खासी धुलाई कर देता है उसकी जगह पर गाड़ी पार्क करने के लिए। और अब इस किलर को उस शहर से किसी भी तरह से निकलना होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक्सपोज हो चुका होता है। और ये अपने जाने के बारे में सोसाइटी कमेटी को इन्फॉर्म करता है। और उससे पहले ये उस शॉप ओनर को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि इसे लगता है कि वो बाद में इसे पकड़वा सकता है। और इसको किडनैप करने से पहले ये उसके मोबाइल फोन से ह्योंग-मो को कॉल करता है, ताकि इसके गायब होने पर वो फंसे। और रात होने पर ये उसे किडनैप कर लेता है और एक बार फिर से पिज्जा ऑर्डर करता है। और इस डिलीवरी बॉय के हाथ में जैसे ही खून लगता है, ये उसके दिए हुए नोट को चेक करता है जिसमें खून लगा होता है। और फिर ये उसके अपार्टमेंट की जासूसी करने लग जाता है, जिसे ये वॉचमैन रोक देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि ये पुलिस को वहाँ पर ना बुला ले। तो वहीं थोड़ी देर बाद वो किलर ह्योंग-मो को कॉल करके बाहर बुलाता है कि वो अपनी गाड़ी साइड में लगाए, जो कि ऑलरेडी सही जगह पर होती है। पर ये उसे किसी और ही मकसद के लिए वहाँ पर बुलाता है और उसे लड़ने के लिए उकसाता है, जिससे ये उसकी इतनी जबरदस्त धुलाई कर देता है कि वो उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। बट द मेन पॉइंट इज, इसने ये किया क्यों? दरअसल इसे चाहिए होते हैं इसके फिंगरप्रिंट, और जिस रॉड से इसने इसकी पिटाई की होती है, ये उसी रॉड को उस मर्डर स्पॉट पर छोड़ आता है, ताकि पुलिस को इसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल सके। बट ये अभी इस शॉप ओनर को नहीं मारता फॉर अ डिफरेंट रीजन, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये अपने सामान की पैकिंग करने लग जाता है टू मूव आउट। और आज रात का इसका प्लान होता है कि वो इस लड़की को मारेगा, और ये स्टार्टिंग से ही उसे फॉलो करने लग जाता है। तो वही ये वॉचमैन वहाँ से भागने का प्लान बना रहा होता है, क्योंकि पुलिस वहाँ पर कभी भी आ सकती है। और अगर ये 5 महीने पुलिस से और छुपा रहा तो वो मर्डर केस कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा एज पर दी कोरियन लॉ। तो वही ये स्पिरिट उसे कहती है कि तुम डरपोक की तरह नहीं भाग सकते। क्या होगा अगर उस किलर ने उस लड़की को मार डाला? वो तुम्हारी बेटी जैसी ही तो है, क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाओगे? पर ये उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। तो वही ह्योंग-मो को अरेस्ट कर लिया जाता है उन सभी मर्डर केस के इल्जाम में। और अब यहाँ पर पुलिस के पास इसका सेल फोन भी होता है और उस रॉड में इसके फिंगरप्रिंट भी, और इसका पास्ट रिकॉर्ड तो होता ही है इसकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए। और अब यहाँ पर 4-5 चीजें एक साथ होने लगती हैं, जैसे कि योनसो की स्पिरिट एक बार फिर से अपने मॉम के सामने आती है और इस बार वो उसका हिम्मत करके सामना कर ही लेती है। एंड दिस सीन इज रियली इमोशनल फ्रॉम वन साइड। तो वही वो वॉचमैन वापस आ रहा होता है उस लड़की को बचाने के लिए। तो वही ह्योंग-मो का अंकल उसके फेवर में गवाही देने के लिए आता है। एंड लास्टली वो शॉपकीपर खुद को छुड़ाने की संघर्ष कर रहा होता है। और योनसो की मॉम को ये ख्याल आता है कि वो इस बार अपनी बेटी को जरूर बचाएगी, और वो छाता लेकर निकल जाती है योनसो के स्कूल की ओर, जहाँ पर ये किलर उस लड़की का वेट कर रहा होता है। बट इस बार टेसुन सही वक्त पर आके इसे अपने साथ ले जाती है, जो कि वो अपनी बेटी को बचाने के टाइम पर नहीं कर पाई थी। पर फिर भी ये बंदा इनको मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। तो वही वो हॉस्टेज खुद को छुड़ाकर हेल्प के लिए कॉल करता है इस डिलीवरी बॉय को, और ये सीधा उस बिल्डिंग की ओर निकल जाता है। और लाइट के बंद होने पर ह्योंग-मो भी उस स्टेशन से भाग जाता है उस किलर की बैंड बजाने के लिए, और वो वॉचमैन भी ठीक इसी तरफ आ रहा होता है। तो वहीं टेसु काफी बुरी तरह से डर चुकी होती है और भागते भागते इनको चोट भी आई होती है, जिससे ये अब और नहीं भाग सकते, और ये इस लड़की के साथ रोड के बीचों बीच खड़ी हो जाती है, जिससे वहाँ पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाती है और इस किलर को पीछे हटना ही पड़ता है। और इस तरफ ये वॉचमैन योनसो की मॉम से उसकी बेटी के बारे में पूछता है, और जैसे ही ये कहती है कि वो अभी तक घर नहीं आई, ये कम्प्लीटली टूट जाता है कि अगर वो वहाँ से भागा नहीं होता तो शायद वो उस लड़की को बचा लेता। और ये उस किलर को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जाता है विद दैट डिलीवरी बॉय, और उसके दरवाजा खोलते ही ये उस पर सरप्राइज अटैक कर देते हैं। और फिर एंट्री होती है ह्योंग-मो की,
जो कि इसको धोबी की तरह धो डालता है। तो वही ये वॉचमैन योंसू की बॉडी देखकर पागल सा हो जाता है और एक लकड़ी की हैमर से इसे मार डालता है एज अ रिवेंज। पर ये लड़की योंसू नहीं होती बल्कि उस पर्सन की स्पिरिट होती है जिसको इसने मारा होता है, और ये स्पिरिट इसके हाथों मर्डर इसलिए करवाती है ताकि ये जेल चला जाए और इसे इंसाफ मिले, क्योंकि उसके मरते वक्त वहाँ पर कोई भी गवाह नहीं होता। बट अब यहाँ पर 3 लोगों ने उसे देखा होता है जो कि डेफिनेटली इसे जेल पहुंचा सकते हैं, पर फिर भी ये उस सीन से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है पुलिस के आने से पहले। तो वही योंसू को जिंदा देखकर एटलीस्ट उसकी मॉम राहत की सांस लेती है। तो वही इस शॉपकीपर को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि उस किलर ने इसे छोड़ क्यों दिया, और ये अपनी वाइफ को बताता है कि वो पर्सन काफी डरा सहमा सा था, इवन कि वो पूरी रात उसी के साथ था और उसी के साथ उस बेसमेंट में सो गया। और अब हमें पता चलता है कि योंसू की स्पिरिट इसे भी विजिट कर रही थी एवरी सिंगल डे, और डर की वजह से इसकी बुरी तरह से फटी होती है। और मूवी यहाँ पर खत्म। और अब बात करें इस मूवी की, तो ये काफी अच्छी है देखने के लिए, स्पेशली आप योंसू के कैरेक्टर से इजिली कनेक्ट हो जाएंगे। बट बहुत सारे कैरेक्टर्स होने की वजह से ये मूवी काफी जम करती रहती है फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर, विच इज लिटिल बिट अनोइंग। एंड दैट्स इट, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।